अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों में नायब वज़राए आला की तकर्रूरी को चैलेंज करने वाली मुफाद आमा की एक अर्जी को मुस्तरद करते हुए कहा है कि नायब वज़ीर आला रियासती हुकूमत में सबसे पहला और सबसे अहम वजीर होता है। इस ओहदे का आईनी नुक्ता नजर से कोई हकीकी ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो काबीना के किसी वजीर की तरह ही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच का कहना है कि अगर ये सिर्फ एक लेबल है, आप किसी को नायब वज़ीर आला कहते हैं तो इसकी आईनी हैसियत सिर्फ वजीर की ही है। नायब वज़ीर आला के ओहदे से किसी खास शख्स की वाबस्तगी का आईनी लिहाज से कोई हकीकी ताल्लुक नहीं है। वो ज्यादा तनख्वाहें नहीं लेते, वो काबीना के किसी दीगर वजीर की ही तरह है। इस बेंच में जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। बेंच ने कहा है कि हिंदुस्तान की आइन के तहत ऐसी नामजदगियों के लिए कोई इंतजाम किए बगैर रियासती हुकूमतों में नायब वज़ीर आला की नामजदगी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त में कोई हकीकत नहीं है और उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। एडवोकेट मोहन लाल शर्मा के जरिए दायर की गई इस मुफाद आमे की अर्जी में कहा गया है कि आइन की दफा 164 सिर्फ वज़राए आला की तकर्रूरी का इंतजाम करती है और नायब वज़ीर आला की तकर्रूरी का रियासतों के शहरियों या अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। PIL में मजीद कहा गया है कि नायब वज़ीर आला की तकर्रूरी से अवाम में बड़े पैमाने पर कंफ्यूजन पैदा होती है और सियासी पार्टियां फर्जी महकमे बनाकर गलत और गैर कानूनी मिसालें कायम कर रही हैं। नायब वज़ीर आला को कोई आजादाना फैसला नहीं ले सकते, लेकिन उन्हें वज़ीर आला के बराबर दिखाया जाता है। आज मुल्क के 46 मुकामात पर रोजगार मेले का इनेकाद हुआ। इस रोजगार मेले से वज़ीर आज़म मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। उन्होंने रोजगार मेले के जरिए 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को तकर्रूरी नामे भी दिए। इस मौके पर नौजवानों से खिताब करते हुए PM मोदी ने कहा है कि हमने हुकूमत हिंद में भर्ती के अमल को अब पूरी तरह से शफाफ बना दिया है। इतना ही नहीं, हुकूमत का बहुत जोर है कि भर्ती का अमल एक तय वक्त के अंदर पूरा कर लिया जाए। इससे हर नौजवान को अपनी अहलियत साबित करने का यकसा मौका मिलेगा। काबिल जिक्र है कि वज़ीर आज़म दफ्तर PMO की जानिब से रोजगार मेले में तकर्रूरी नामा तकसीम किए जाने की इत्तला पहले ही दे दी गई थी। जारी बयान के मुताबिक रोजगार मेले के जरिए 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को सरकारी मुलाजिमतें मिलेंगी और रोजगार मेले का इनेकाद 12 फरवरी को मुल्क भर के 46 मुकामात पर किया गया। इससे कबल 30 नवंबर 2023 को रोजगार मेले का इनेकाद किया गया था और 51,000 नौजवानों को PM मोदी ने तकर्रूरी नामे दिए थे। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने ऐवान में हुकूमत के तई एतमाद का वोट हासिल कर लिया। बिहार असेंबली में फ्लोर टेस्ट से कबल बरसरी इख्तिदार तबका और हिज़्ब मुखालिफ तबके के लीडरान की जोरदार तकरीरें हुई। फिर जब फ्लोर टेस्ट का वक्त आया तो अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। हालांकि नीतीश कुमार ने अपोजिशन से गुजारिश की कि वो वोटिंग में हिस्सा लें, लेकिन अपोजिशन के सभी अराकीन ऐवान से बाहर निकल गए। फिर जब वोटिंग हुई तो नीतीश हुकूमत की हिमायत में 129 वोट पड़े, चूंकि अपोजिशन ने मुकम्मल वॉकआउट कर दिया था, इसलिए नीतीश हुकूमत के खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा। फ्लोर टेस्ट से कबल वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि 2005 से हमें यानी कि जनता दल UBJP काम करने का मौका मिला। 18वां साल है, दरमियान में कुछ महीने आपको RJD दिया था। हमसे पहले उनके तेजस्वी के माँ बाप को 15 साल तक काम करने का मौका मिला। उन्होंने क्या किया? कोई सड़क था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, हमने बंद कराया। शाम में लोग निकलने से डरते थे, अब देर रात तक मीटिंगें होती हैं। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा है कि हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, सब दिन के लिए आ गए हैं। फिर वो कहते हैं हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सभी के मुफाद में काम करेंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभोलपुरा में हालात मामूल पर आ रहे हैं और पुलिस ने कर्फ्यू में नरमी करना शुरू कर दी है। लेकिन इसी दौरान ये खबर भी आई है कि पुलिस की कार्रवाई के खौफ से लोग अब नकल मकानी कर रहे हैं और सैकड़ों खानदान अपना घर बार छोड़कर दूसरे शहरों में चले गए। रिपोर्ट के मुताबिक बनभोलपुरा में अब तक तकरीबन 300 खानदान अपने घरों को ताले लगाकर यूपी के मुख्तलिफ शहरों में चले गए हैं। नकल मकानी का अमल फिलहाल जारी है। बहुत से लोगों को नकल मकानी करते देखा गया। खबर में बताया गया है कि मुकामी पुलिस ने फसादात के सिलसिले में तफ्तीश के लिए शनिचर को बनभोलपुरा इलाके से कई लोगों को हिरासत में लिया था। इस दौरान पुलिस पर ताकत के इस्तेमाल का इल्जाम भी लगाया गया और सुबह 5 बजे से ही बरेली रोड पर कई खानदानों को नकल मकानी करते हुए भी देखा गया।
यमुना एक्सप्रेस वे पर पेश आए एक अफसोसनाक वाकये में एक बस और स्विफ्ट कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में दोनों गाड़ियों में भयानक आग लग गई और कार में सवार 5 अफराद जिंदा जल गए। इस हादसे में कुछ मुसाफिर जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। यह हादसा मथुरा के थाने महावन इलाके में यमुना एक्सप्रेस वे पर हुआ है। यहाँ एक डबल डेकर स्लीपर बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई कि इसी असना में पीछे से आने वाली एक स्विफ्ट डिजायर कार बस से टकरा गई। इस तसादुम से दोनों गाड़ियों में आग लग गई और कार में सवार 5 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई और काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इन इंतखाबात के जरिए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जमहूरियत और दुनिया के चौथे सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया में आम इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं। इंडोनेशियाई अवाम इन इंतखाबात में सदर और नायब सदर के लिए उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। इसके अलावा कानूनसाज असम्बली और मुकामी हुकूमतों के लिए ओहदेदार चुने जाएंगे। इंडोनेशिया के इंतखाबात के हवाले से चंद अहम नुकात वाज़ेह रहे। इंडोनेशिया में सदारती ओहदे के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम प्राबो सोबियांतो, अनिस बेस्वेदान और रगेंजर प्रानो हैं और 14 फरवरी को होने वाले इन इंतखाबात के लिए कुल 204.8 मिलियन इंडोनेशी वोट देने के अहल हैं। इन इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली सियासी पार्टियों की कुल तादाद 18 है। इंडोनेशिया के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले रजिस्टर्ड उम्मीदवारों की तादाद 2,58,000 से ज्यादा है। इंडोनेशिया में वोट डालने के लिए 17 साल का होना लाजमी है। वाज़ेह के इंतखाबात में पोलिंग का दौरानिया 6 घंटा है और 1.7 मिलियन इंडोनेशी बैरून मुल्क से वोट डालने के अहल हैं। इसराइल की जानिब से गजा के रफा पर जमीनी कार्रवाई शुरू करने के खदशात के दरमियान हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया के बेटे के IDF ऑपरेशन में मारे जाने की इतलात सामने आई है। 22 साला हाजिम हनिया मुबैना तौर पर मारा गया। दरअसल तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इसराइली फौज ने रफा पर फजाई हमला किया, जिसमें 10 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। IDF ने दावा किया है कि उसने रफा में हमास के 2 कारकुनों को हलाक कर दिया। वाज़ेह के इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें गजा के जुनूबी शहर रफा पर मरकूज हैं, जहां लाखों बेघर अफराद जमा हैं, जबकि इसराइल वहां पर हमास के खिलाफ एक बड़े फौजी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा। इसराइल जुनूबी गजा की पट्टी में वाक़े शहर में हमास पर जमीनी हमला शुरू करने के लिए रफा शहर से 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को निकालने की तैयारी कर रहा है। ये फलस्तीनी इसराइली बमबारी की वजह से शुमाल से बेघर होने के बाद इंतहाई नामसाइद हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने कहा है कि 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर का ख्वाब तभी पूरा हो सकता है जब तमाम हम वतनों की सेहत अच्छी रहेगी, तभी मुल्क मुकम्मल तौर पर ताकतवर बन सकता है। महाराष्ट्र के गोंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की नई इमारत की भूमि पूजन तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर धनखड़ ने कहा है कि हर एक से सेहतमंद जिंदगी गुजारने को बरकरार रखने और आयुर्वेद तर्ज जिंदगी को अपनाने की अपील की है, जो कि मुल्क का अनमोल सकाफती विरसा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम के जरिए मुल्क के शहरियों को दुनिया का सबसे बड़ा सेहत तहफ़्फ़ुज़ कवर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए न सिर्फ शहरियों को इलाज मुआलजे के लिए माली इमदाद फराहम की जा रही है, बल्कि सेहत की तमाम सहूलियात भी इंतहाई मुयस्सर तरीके से फराहम की जा रही है। ईरान में इस्लामी इनकलाब के 45 साल मुकम्मल होने पर एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सदर इब्राहिम रईसी ने गजा जंग के हवाले से इसराइल की मजम्मत करते हुए उसे अक़वाम मुत्तहिदा से निकालने का मुतालबा किया। ईरान में 11 फरवरी 1979 में आने वाले इस्लामी इनकलाब की 45वीं सालगिरह के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें सदर इब्राहिम रईसी ने अपने खिताब में तनाज़े मशरक़ी वसत पर खास तौर से रोशनी डाली। रईसी ने गजा जंग के तनाजुर में ईरान के देरीना हरीफ मुल्क इसराइल की शदीद मजम्मत की है। ईरानी सदर ने मुतालबा किया कि इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा से निकाल दिया जाए। 45 बरस कबल ईरान में अमरीकी हिमायत याफ्ता शाह मोहम्मद रजा पहलवी का तख्ता उलट दिए जाने के बाद इस्लामी इनकलाब आया था और तब से खित्ते की इस अहम शिया मुस्लिम ताकत के इसराइल, अमेरिका और बरतानिया के साथ गहरे मौनदाना ताल्लुकात चले आ रहे। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को फलस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप हमास के इसराइल पर हमले के बाद गजा में खूनरेज जंग शुरू हुई, जिसके बाद से पूरे खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई और ईरान की हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंद ग्रुपों और अमरीकी अफवाज के दरमियान तशद्दुद में भी वाज़ेह इजाफा हुआ है।
مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ اشوک چوہان نے کانگریس چھوڑ دی ہے۔ سیاسی ذرائع نے اس کی تصدیق کی اور مزید کہا ہے کہ ان کے بھارتیہ جنتا پارٹی میں شمولیت کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق اگر وہ بی جے پی میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ایک ماہ میں کانگریس کے لیے تیسرا بڑا جھٹکا ہوگا۔ اس سے قبل جب پارٹی کے ایک اور لیڈر ملند دیورا اور پھر بابا ضیاء الدین صدیقی نے اپنی پارٹی کو خیر آباد کہہ کر بلا ترتیب بھگوا پارٹی، شیو سینا، شنڈے گروپ اور این سی پی اجیت پوار میں شمولیت اختیار کی تھی۔ دیورا کا خاندان 5 دہائیوں سے کانگریس سے وابستہ رہا ہے اور ان کے والد مرلی دیورا ان قد آور رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ اشوک چوہان خود مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، جبکہ ان کے والد شنکر راؤ چوہان مہاراشٹر کے متعدد بار وزیر اعلیٰ رہے اور ملک کے وزیر داخلہ بھی تھے، جن کے عہد میں 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد شہید کی گئی تھی۔ وزارت حج و عمرہ نے داخلی عازمین حج کے لیے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی جو حج کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں وہ وزارت کی ویب سائٹ یا نسک ایپ کے ذریعے اندراج کرا سکتے ہیں۔ وزارت حج و عمرہ نے اس سال داخلی عازمین حج کے لیے 4 پیکیجز متعارف کرائے ہیں۔ داخلی عازمین حج کے لیے سب سے سستا پیکیج 4099.75 ریال کا ہے، جس میں ویٹ شامل ہے۔ دوسرا ویٹ سمیت حج پیکیج 8092.55 ریال کا ہے اور تیسرا پیکیج 10,366.10 ریال ہے، جس میں عازمین کو جدید خیموں میں رہائش کے ساتھ لگژری سروس فراہم کی جائے گی، جبکہ چوتھا اور آخری حج پیکیج ویٹ سمیت 13,265.25 ریال ہے، جس میں جمعرات پل کے قریب منی ٹاور میں رہائش فراہم کی جائے گی۔ داخلی عازمین حج کی رجسٹریشن کے لیے شرائط: سعودی وزارت حج و عمرہ نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے رجسٹریشن کی کچھ شرائط رکھی گئی ہیں جو اس طرح ہیں۔ وزارت حج نے اپنے ایک اکاؤنٹ پر تفصیلات جاری کی ہیں، جس کے تحت سعودی شہری کا شناختی کارڈ اور اگر غیر ملکی ہے تو اس کا اقامہ ذی الحجہ کے آخر تک کارآمد ہونا ضروری ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ گردن توڑ بخار اور موسمی انفلوئنزا کی ویکسینیشن مکمل ہونی چاہیے۔ درخواست گزار کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی متعدی مرض کا شکار نہ ہو اور لا علاج امراض میں سے کسی میں مبتلا نہ ہو۔ حج پر جانے والے کی عمر 15 سال سے کم نہ ہو، جبکہ عمر کا تعین ہجری کیلنڈر سے کیا جائے گا۔ وزارت کے مطابق پہلی مرتبہ حج کا ارادہ کرنے والے پہلے ترجیح ہوں گے۔ اس شرط سے حج کا ارادہ کرنے والی ایسی خاتون کا محرم مستثنی ہوگا جس نے پہلے کبھی حج نہ کیا ہو یا پہلے حج پر 5 سال ہو چکی ہوں۔ وزارت حج کا کہنا ہے کہ انفرادی گروپ میں شامل افراد کی انتہائی حد 14 ہے اور اس سے زیادہ افراد کو ایک گروپ میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔